हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज अंकिता एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जुडिशरी गोल्ड। कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपना टेंटेटिव एग्जाम कैलेंडर नोटिफाई किया था और उसी कैलेंडर के अंदर उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम और बहुत अवेटेड एग्जाम का जिक्र भी किया और उसकी एक तारीख भी आपको फिक्स करके दे दी है। उस एग्जाम का नाम है मध्य प्रदेश एडीपीओ एग्जामिनेशन, यानी कि एमपी एडीपीओ, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। अब इस एग्जाम को मैं मोस्ट अवेटेड इसलिए कह रही थी क्योंकि 3 ईयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आने के बाद में जो बच्चे जो जुडिशियल एस्पिरेंट्स थे उनके लिए थोड़ी सी संभावनाएं बदल चुकी हैं, अपॉर्चुनिटीज बदल चुकी हैं, विकल्प बदल चुके हैं। इसीलिए फॉर द सिंपल रीजन दैट कुछ बच्चे एलिजिबल हैं, कुछ बच्चे एलिजिबल नहीं है। अब जो बच्चे एलिजिबल नहीं है वो भी अपना समय तो नहीं खराब कर सकते, इसीलिए काफी सारे बच्चे राह देख रहे थे एमपी एडीपीओ एग्जामिनेशन की। इसके साथ कुछ बच्चे वो तो थे ही जो शुरू से ही एमपी एडीपीओ की तैयारी करना चाहते हैं। तो अब इन सब बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी खबर आपको पीएससी ने दे दी है, जहां पर उन्होंने आपको एग्जाम डेट नोटिफाई कर दी है। और अगर एग्जाम नोटिफिकेशन आया है तो जुडिशरी गोल्ड आपकी सहायता करने आएगा, ये बात भी सुनिश्चित है। सो आज मैं एक सीरीज को स्टार्ट करी हूँ, जिस सीरीज के अंदर हम बात करेंगे एमपी एडीपीओ से संबंधित इंपॉर्टेंट बातों की। जैसे कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसकी स्ट्रैटेजी। जैसे ही इसका सिलेबस नोटिफाई होगा हम इसके सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे किस तरीके से आपको प्लानिंग करनी है, पर डे शेड्यूल क्या होना चाहिए, जीके कैसे पढ़ना चाहिए, कौन सी किताबें रेफर करनी चाहिए, रिविजन करने का सही तरीका क्या होता है, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो स्टे ट्यून टू आवर चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, सो दैट यू गेट द डेली अपडेट्स कि हम क्या वीडियोस ले रहे हैं, क्या वीडियोस नहीं ले रहे हैं। कोई भी एग्जाम को देने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट है हम उस एग्जाम के बारे में जानें। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा करवाए जाने वाले इस एग्जाम को हम कहते हैं एमपी एडीपीओ, यानी कि असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। सो इट्स अ प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, बेसिकली असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के बारे में बात कर रहा है, जिसकी पोस्टिंग या जिसकी सर्विसेज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ली जाएंगी। इसके अलावा इस एग्जाम की डेट जो अपैरेंटली नोटिफाई करी गई है, दैट इज 18th of October 2026। सिलेबस क्या है, दिस इज येट टू बी नोटिफाइड बिकॉज अपेरेंटली दिस सिलेबस के ऊपर क्लैरिटी हैज नॉट बीन गिवन, इट हैज नॉट बीन नोटिफाइड। सो सिलेबस के ऊपर अभी हम ऐप बात कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन देने से अच्छा है कि हम अभी फिलहाल रेस्ट्रेन करें उस इन्फॉर्मेशन को देने से। ठीक है, जैसे ही सिलेबस नोटिफाई होगा वी विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू विद अ डिटेल्ड नोटिफिकेशन एंड द सिलेबस। उसके बाद में लेवल्स क्या होंगे एग्जाम के। सो एक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा जो कि ऑब्जेक्टिव होने वाला है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी कि एक सवाल 4 ऑप्शंस। ठीक है, उसके अलावा आपका जो लोग प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्लियर कर लेंगे उनको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा और इस इंटरव्यू में पास होने वाले बच्चे एडीपीओ के पद पर नियुक्त करे जाएंगे। अब हम बात करें तो 2 पेपर्स होने वाले, एक है जनरल स्टडीज का पेपर और दूसरा है लॉ का पेपर। क्योंकि पीएससी एग्जाम पेपर सेट कर रहा है, इसीलिए जनरल स्टडीज आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगी इस पूरे एग्जामिनेशन प्रोसेस में। इसके अलावा एक और जो इंपॉर्टेंट कंसर्न है बच्चों का या सवाल है वो है वैकेंसी से संबंधित। अब नंबर ऑफ वैकेंसीज फिलहाल नोटिफाई नहीं की गई है, पर आप ये मान के चल सकते हैं कि क्योंकि ये पेपर बहुत लंबे समय से अवेटेड था, वैकेंसीज भारी मात्रा में ही आने वाली है। लगभग 150 से ज्यादा वैकेंसीज मार्केट में आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो विद रिगार्ड्स टू दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है इस एग्जाम का। सो एज आई सेड प्रीलिम्स है जिसके अंदर 150 मार्क्स का आपका जनरल स्टडीज है और 300 नंबर के लिए आपका लॉ है। इसके अलावा इंटरव्यू है जो 50 नंबर का होगा। सो जो लोग इस पेपर को क्वालिफाई करेंगे वो आपके इंटरव्यू तक पहुंचेंगे और फिर आपका इंटरव्यू और आपका प्रीलिम्स का पूरा स्कोर मिला करके 500 मार्क्स के ऊपर, इन टोटल 500 मार्क्स के ऊपर आपको इवैल्यूएट किया जाएगा। और जो लोग इस 500 मार्क्स में मेरिट स्कोर करेंगे उनको एडीपीओ बनने का मौका दिया जाएगा। नाउ कमिंग ऑन टू द मेन टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन विच इज द स्ट्रैटेजी। अब स्ट्रैटेजी में कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम ओपन अप करके बाद में समझेंगे, पहले हम ऑब्जेक्टिवली समझ लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमें अपनी स्ट्रैटेजी मेकिंग में जरूरी है। सबसे पहला, कलेक्टिंग द स्टडी मटेरियल। इफ यू वांट टू प्रिपेयर for an examination in the best way, it's very important that you collect the right kinds of books। ठीक है, देखिए आप किसी भी युद्ध में जा रहे हैं, अगर आप उस युद्ध के अंदर जाते हैं तो आपको सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कौन सा शस्त्र आपके लिए सबसे काम का है। क्लियर, अगर आप कहीं पर आप मान लीजिए कि आप हाथियों के साथ लड़ने जा रहे हैं या सामने वाली सेना के पास हाथी है, तो आप पैदल तो नहीं जा सकते हैं। पैदल लड़ पाना या जीत पाना आपके लिए बड़ा नामुमकिन समान है। तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू चूज द राइट वेपन, एंड इन द केस ऑफ एन एग्जामिनेशन द राइट वेपन इज द राइट बुक दैट यू विल चूज। सो स्टडी मटेरियल में क्या क्या कलेक्ट करना है वो मैं बता देती हूँ आपको पहले यहाँ पर, फिर डिटेल में हम आगे डिस्कशन करेंगे। एक तो आपको बैरक्स कलेक्ट करनी है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बैरक्स में पैसा खर्च करने से मत डरिएगा, सारे सब्जेक्ट की बैरक खरीदना। ये मत सोचना कि तो माइनर एक्ट है इसकी बैरक क्यों खरीदनी है, बैरक जरूर खरीदिए। बुक्स, कौन सी बुक्स और कौन से सब्जेक्ट के लिए बुक्स की आवश्यकता है उसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर्स, नाउ दिस इज द की। प्रीवियस ईयर पेपर्स अगर पता है आपको तो आप क्या कर पाओगे, आप एनालिसिस कर पाओगे,
है ना। तो जो नेक्स्ट स्टेप है आपकी स्ट्रैटेजी का इंपॉर्टेंट स्टेप, वो इसी से इंश्योर होता है। इसीलिए प्रीवियस ईयर पेपर को लेकर के आना, कलेक्ट करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ प्रीवियस ईयर पेपर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेंड एनालाइजिंग। क्या क्या चीजें एनालिसिस करनी है हमें, वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन एनालिसिस किए बिना अपना पढ़ाई चालू नहीं करना है, ये बात ध्यान रख लीजिए। उसके बाद में है आपका बेयर एक्ट। अब बेयर एक्ट को कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस तरीके से अप्रोच करना है, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। बट दिस इज, ये आप मान के चलिए कि ये आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एक मुस्लिम व्यक्ति के लिए कुरान, हिंदू के लिए भगवद गीता और एक क्रिश्चियन के लिए बाइबल है। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो व्हाट इज रिटन इन द बेयर एक्ट इन एंड आउट, और यू नो योर बेयर एक्ट वेरी वेल। अब इसी के संबंध में एक क्वेश्चन ये उठता है कि मैम जो क्रिमिनल लॉज है उसके लिए क्या करें, आईपीसी, सीआरपीसी या इंडियन एविडेंस एक्ट की बेयर एक्ट उठाएं, या फिर बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए की बेयर एक्ट उठाएं। अब इसके संदर्भ में क्या करना है मैं आगे बात करूंगी, ठीक है, इस कंफ्यूजन को भी हम दूर करेंगे। नाउ कमिंग ऑन टू लैंडमार्क केसेस, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनमें से लैंडमार्क केसेस जरूर पूछे जाते हैं। उन सब्जेक्ट्स को और उनकी एक लिस्ट हमें बनानी है, तो हम एक लिस्ट बनाएंगे इसकी यहाँ पर, ठीक है। फिर एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जिसके बारे में हम आगे ही बात करेंगे। चलिए सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कलेक्टिंग स्टडी मटेरियल से। सारी बेयर एक्ट्स कलेक्ट करो, बिल्कुल इसमें कंजूसी नहीं करना, सब बेयर एक्ट्स कलेक्ट करके रखनी है आपको। उसके बाद में बुक्स। अब देखिए जब हम बात करते हैं बुक्स की, सब्जेक्टिव बुक्स की, लॉ के लिए मैं ये सजेस्ट करूंगी कि सब्जेक्टिव बुक्स को पिक करना आपको अवॉइड करना चाहिए, फॉर द सिंपल रीजन कि यहाँ पर मेंस एग्जामिनेशन नहीं होता है, यहाँ पे प्री होता है, प्री के बाद सीधे आपका इंटरव्यू होता है। सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट यू नो अ लॉट ऑफ कंटेंट, क्योंकि भाई लिखना तो नहीं है ना आपको सब्जेक्टिवली, तो उतना सारा कंटेंट क्यों अक्वायर करना है जिसको अननेसेसरली हमें दिमाग में याद रखना पड़े। हाँ कंसेप्चुअली साउंड होना जरूरी है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, आर्टिकुलेट कर पाए, उसके लिए हमें बहुत ज्यादा किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो लॉ के केस में बेयर एक्ट रीडिंग विल सफाइज योर प्रिपरेशन। अब रही बात आपकी जीके की, तो देखिए पीएससी की किताबें मैं खास करके आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप पीएससी की किताबें भी, कुछ तो स्टैंडर्ड पब्लिकेशन आते हैं, लूसेंट है, अरिहंत है, इनको तो रेफर करना ही है हमें। इसके अलावा कुछ किताबें जो पीएससी के बच्चे ही स्पेसिफिकली पढ़ते हैं, या फिर लोकल पब्लिकेशन की, और यही आपका एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी है यहाँ पर कि आप उन किताबों को चूज कीजिए जो किताबें जनरली कौन सा बच्चा पढ़ रहा है, पीएससी के एग्जाम देने वाला बच्चा पढ़ रहा है। पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी लेवल एग्जाम्स के लिए या तहसीलदार के एग्जाम्स के लिए, इस तरह के एग्जाम्स के लिए बच्चे जो किताबें पढ़ते हैं जनरल नॉलेज पढ़ने के लिए, आप उन किताबों को चूज कीजिए। किताबें कहाँ मिलेंगी, कहाँ से इनको सोर्स किया जाए, तो बहुत सिंपल सी बात है, आप जिस भी सिटी में रह रहे हैं उस सिटी में जहां पर भी पीएससी की कोचिंग चलती है उस एरिया में जाइए, वहां पे आपको बहुत सारे बुक स्टोर्स मिलेंगे। किसी बच्चे को पकड़ लीजिए, बुक स्टोर वाले को पकड़ लीजिए, कोचिंग वाले को पकड़ लीजिए, उनसे पूछिए कि भैया आप कौन सी किताबें जीके के लिए पढ़ते हैं। अच्छा, इन किताबों के साथ में एक और बहुत बेहतरीन चीज मिलती है करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए, पीएससी वाले बच्चों को हेल्प करने में, वो चीज है आपकी मैगजीन। तो ये क्या होती है, ये ना आपकी एक एनुअल मैगजीन होती है, कई बार मंथली कई बार एनुअल मैगजीन होती है, जो बेसिकली आपको क्या करती है, हेल्प आपके पूरे करंट अफेयर्स पढ़ने में हेल्प करती है। तो उस तरह की मैगजीन्स का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, उन मैगजीन्स को पता कर लीजिए कौन सी मैगजीन जो चल रही है वहाँ पे लोकल पब्लिकेशन की। लोकल पब्लिकेशन को यहाँ पर बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना है, दैट इज समथिंग दैट आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर्स, अच्छा प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ एमपी एडीपीओ के पेपर नहीं हमको रखने अपने पास में, इसके अलावा हम एमपी पीएससी के जो एग्जाम्स होते हैं उसके पेपर्स को भी हम कलेक्ट करेंगे, यानी कि जो आपके डीएसपी और डीसी लेवल के एग्जाम्स हैं उनको, पटवारी हो गया, आपका तहसीलदार हो गया, इनके एग्जाम्स के लिए जो भी आपके पेपर्स आते हैं जनरल नॉलेज के लिए, ठीक है, लॉ के लिए नहीं, जीके के लिए जो पेपर्स आते हैं उनको हम पढ़ेंगे। उसके अलावा आपको यूपी एपीओ, यूपी एंड बिहार एपीओ, इनके पेपर्स को भी रेफर करना है, ठीक है, ताकि क्रिमिनल लॉज में से और आपके प्रोसीजर लॉज में से या आपके कॉन्स्टिट्यूशन में से या बाकी के लॉज में से किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं उनकी आपको थोड़ी सी समझ मिल जाए, ठीक है। और बाकी जहां पर भी जीके वीके पूछा जा रहा है थोड़ा बहुत आप वहां पे ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। जैसे दिल्ली है, दिल्ली के एग्जाम में आपसे, दिल्ली जुडिशरी के एग्जाम में आपसे जीके पूछा जाता है ना, यूपी पीसीएसजे में आपसे जीके पूछा जाता है, तो आप उनके पेपर्स को भी रेफर कर सकते हैं फॉर लर्निंग करंट अफेयर्स एंड करंट अफेयर्स तो नहीं, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर है तो हो सकता है करंट अफेयर के लिए उतना काम ना करे, लेकिन हाँ एरियाज ऑफ इंपॉर्टेंस समझने में जरूर हेल्प कर सकता है, एनालाइज करने में हेल्प कर सकता है। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज एनालिसिस। अब एनालाइज क्या करना है, सबसे पहले तो ट्रेंड एनालाइज करो, ठीक है, किस तरीके से पेपर पूछा जा रहा है, डिफिकल्टी लेवल जनरली आमतौर पर क्या रहता है, क्वेश्चन पेपर लेंदी है, छोटा है, क्वेश्चंस लेंदी है, ऑप्शंस छोटे हैं, या ऑप्शंस लेंदी है, क्वेश्चंस छोटे हैं, या दोनों ही चीजें बहुत लेंदी है, दोनों ही चीजें बहुत छोटी हैं, ये बात समझने का प्रयास करो सो दैट टाइम मैनेजमेंट में आपको हेल्प मिले,
ठीक है। अगर आपको पता है कि पेपर लेंथी आता है तो फिर उसी तरीके से अपनी तैयारी करना चालू करो, अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ाना चालू करो। फिर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं। अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं आपके। डायरेक्ट क्वेश्चंस हो गए, है ना, डायरेक्ट यानी कि आप कह सकते हो इंडेक्स बेरैक बेस्ड क्वेश्चंस हो गए। इसके अलावा आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, केस में भी आपके लैंडमार्क और रीसेंट होते हैं आपके केसेस, ठीक है। फिर उसके बाद में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। तो इस तरीके से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपसे वहां पे। क्या इलिस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनमें इलिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट है ना, इंडियन एविडेंस है, कॉन्ट्रैक्ट है, इलिस्ट्रेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपके क्रिमिनल लॉ में हो गए, एविडेंस में हो गए, सीआरपीसी में हो गए आपके, या एज आई सेड कि अभी क्योंकि कंफ्यूजन है सीआरपीसी और बीएनएसएस को लेकर के, सो उसके बारे में बात ना करेंगे, बट फिर भी क्रिमिनल लॉज में आपके जो भी कॉन्सेप्ट है, टीपीए में आपके कॉन्सेप्ट है, केसेस हैं आपके अगेन कॉन्ट्रैक्ट में, और आपके कॉन्स्टिट्यूशन में केसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आईपीसी में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायरेक्ट इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चंस माइनर लॉज में, जो माइनर लॉज है उनमें से अक्सर डायरेक्ट और इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कि पॉक्सो में कौन सी कमिटी बनाई जा रही है या किसके पास में जुरिसडिक्शन रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आपके पीसीपीएनडीटी एक्ट में कौन कौन सी अथॉरिटीज हैं, कौन से सेक्शन में उनका गठन किया गया है, कौन उनको लीड करता है, इंटरनल कमिटी कहाँ है आपके पॉश एक्ट के अंदर, आपकी लोकल कमिटी कहाँ है आपके पॉश एक्ट के अंदर। तो इस तरह के कुछ डायरेक्ट इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उनको समझिए। और साथ ही में आपको समझने के लिए मिलेगा कि एरिया ऑफ इंपॉर्टेंस क्या है। अथॉरिटीज से सवाल पूछे जा रहे हैं, पेनल्टीज से सवाल पूछे जा रहे हैं, कॉग्निजेंस जुरिसडिक्शन से सवाल पूछे जा रहे हैं, ऑफेंस के नेचर से सवाल पूछे जा रहे हैं, डेफिनेशन क्लॉजेस से सवाल पूछे जा रहे हैं। These are some things that you will understand once you have analyzed all the papers. So it is very important that you analyze the papers in and out. Now, moving on to the step one, बेयर एक्ट पढ़ना है, ठीक है। अब जब पढ़ाई पे आ रहे हैं सबसे पहला जो काम करना है वो है बेयर एक्ट पढ़ना है। प्रोविजन नंबर्स, माइनर लॉज में प्रोविजन नंबर्स रटना बहुत जरूरी है, याद करना बहुत जरूरी है। एंड आई वुड से द वर्ड रटना, क्योंकि रटना ही पड़ता है, याद रखना ही पड़ता है आपको, और कोई उपचार नहीं है इस बात का, ठीक है। माइनर एक्ट्स में आपको बहुत ज्यादा ध्यान से एरियाज समझने पड़ेंगे कि किन एरियाज से क्वेश्चंस बन रहे हैं। इन कैमरा प्रोसीडिंग होगी, कहाँ लिखा हुआ है, डेफिनेशन क्लॉज के अंदर लेबल्स, आपके एडवर्टाइजमेंट का डेफिनेशन किसमें दिया है, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन में कौन से सेक्शन में दिया हुआ है, क्योंकि वो पूछा जाता है आपसे, ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। माइनर एक्ट के अंदर अथॉरिटीज कहाँ पर है, बॉडीज कंस्टिट्यूट करिए कहाँ पर है, ठीक है, जुरिसडिक्शन किसको दिया है, कॉग्निजेंस किसको दिया है, कंपाउंडेबल है, बेलेबल है, कॉग्निजेबल है, ऑल दोस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि आप समझो माइनर एक्ट्स के अंदर। पेनल्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है माइनर एक्ट्स के अंदर। फिर ओल्ड वर्सेस न्यू लॉ की अगर हम बात करें तो अब एक सॉलिड कंफ्यूजन है कि ओल्ड लॉज आएंगे या न्यू लॉज आएंगे, या दोनों ही पूछे जाएंगे, ठीक है। देखो जब तक ये कंफ्यूजन रिजॉल्व नहीं हो रहा है, यानी कि जब तक हमारे पास में एक पूरा डिटेल्ड पेपर नहीं आ डिटेल्ड नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, एक सिंपल सी चीज कर लो, वो ये है कि सिर्फ कंसेप्चुअली इनको पढ़ो, ठीक है। इसके लिए बेयर एक्ट के जगह आप क्या करना है, आपने पढ़ना है कॉन्सेप्ट को। तो ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बेयर एक्ट के अंदर जो लिखी है बातें उनको मत पढ़ो, सेक्शन नंबर को फिलहाल के लिए इग्नोर कर दो, ठीक है, या सेक्शन नंबर ओरिएंटेड मत पढ़ो, आप पढ़ो कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड। अब हम आते हैं स्ट्रैटेजी में आपके लैंडमार्क केसेस और सीक्रेट इंग्रेडिएंट के बारे में। तो सीक्रेट इंग्रेडिएंट मैंने पहले ही आपको डिस्क्लोज किया कि बुक्स कौन सी, पीएससी लोकल पब्लिकेशन, दीज आर टू थिंग्स दैट यू हैव टू डू। एंड जो पीवाईपीस है वो सिर्फ एडीपीओ के, एमपी एडीपीओ के नहीं बल्कि यूपी बिहार एपीओ के, दिल्ली का जीके पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपी पीसीएसजे का जीके पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी आपको तैयारी करनी है। और जेएलओ का पेपर हो गया, एपीओ का पेपर हो गया, आपके डीएलओ का पेपर हो गया, इन सारे पेपर्स को भी आप एक बार जाकर के विजिट करो, आपको थोड़ा साइकोलॉजी पता चलेगी इन सारे एग्जाम्स की, ठीक है। फिर लैंडमार्क केसेस। अब लैंडमार्क केसेस ना सब सब्जेक्ट्स में बहुत ज्यादा नहीं होते, कॉन्ट्रैक्ट में बहुत ज्यादा है, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज्यादा है, फिर उसके बाद क्रिमिनल लॉज में कुछ है आपके, थोड़े बहुत टीपीए में, तो बहुत मतलब इक्का दुक्का। तो जो चीजें जितनी भी है उनकी एक लिस्ट बना लो और उस लिस्ट को लिस्ट वाइज पढ़ते जाओ। सिर्फ क्या पढ़ना है, केस का नाम, जजमेंट में क्या आया, केस का नाम, अपहेल्ड क्या किया गया, दैट्स इट। फैक्ट्स पढ़ने की बहुत जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है, इश्यूज याद करने की जरूरत नहीं, वो सब कुछ वेस्ट ऑफ टाइम है। इसके बाद में आखिरी चीज है आपकी शेड्यूल। शेड्यूलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स द की। आप देखो समझो इस चीज को कि अगर आपके पास सारा मटेरियल है लेकिन अगर आप ये नहीं तय कर पा रहे हो कब क्या पढ़ना है और कितना समय किस चीज को देना है, तो सब कुछ रखा रह जाएगा, आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाएगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक अच्छा शेड्यूल बनाएं और एक ऐसा शेड्यूल जो प्रैक्टिकल हो। हम दिन में 12 घंटे पढ़ेंगे, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। आप में से कई सारे लोग होंगे जो जॉब कर रहे होंगे, जो हो सकता है कि कहीं कॉलेज में अभी एलएलएम कर रहे हो अपना, या फिर अपना पीएचडी कर रहे हो, या फिर कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हो, या फिर आपका किसी और तरीके की प्रिपरेशन कर रहे हो, जुडिशरी की कोचिंग में जा रहे हो। तो वहां सब जगह पे ना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गिव अ लॉट ऑफ टाइम टू योर प्रिपरेशन।
गिव अ लॉट ऑफ टाइम टू योर प्रिपरेशन। अब ऐसे में बहुत समय दे पाना मुनासिब नहीं है। क्यों मुनासिब नहीं है? फॉर द सिंपल रीजन कि समय होगा तो दोगे ना। आधा समय तो कोर्ट में जा रहा है, सुबह 11 से लेकर के शाम के 7 तो कोर्ट और ऑफिस करते करते बच जा रहे हैं आपको, या कोचिंग में पढ़ने में, अपना जुडिशरी की तैयारी करने में चले जा रहे हैं। तो ऐसे में प्रैक्टिकल शेड्यूल बनाओ एक अपने सिलेबस के लिए। सबसे पहले मेजर लॉज, मेजर लॉ और माइनर लॉ दोनों को साथ साथ पढ़ना है। एक मेजर लॉ उठा लो, एक माइनर लॉ उठा लो, या फिर एक ऑल्टरनेट कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि एक आपका फेवरेट सब्जेक्ट उठा लो और एक आपका कम फेवरेट सब्जेक्ट उठा लो, या जो आपको बोरिंग लगता है, ताकि बैलेंस हो जाए। जो आपका फ्रेशनेस है ना दिमाग का, वो बहुत जरूरी है पढ़ते समय, तो वो थोड़ा सा बैलेंस हो जाए। बोरिंग एक्ट पढ़ रहे हो तो आपको एक एक्साइटमेंट होना चाहिए कि चलो कोई बात नहीं, इसको छोड़ो, नया अपना इंटरेस्टिंग वाली चीज पढ़ लेते हैं। या इंटरेस्टिंग वाली चीज पढ़ी है अभी तो दिमाग थका हुआ नहीं होगा, टायर्ड नहीं होगा, अगला माइनर सब्जेक्ट पढ़ना इजी हो जाएगा थोड़ा सा आपके लिए। ठीक है, सो इस तरीके से डिजाइन कर लो, या तो मेजर माइनर या फिर आपका एक फेवरेट सब्जेक्ट और एक कम फेवरेट सब्जेक्ट, इस तरीके से एक आपका कॉम्बिनेशन बना लो। और दिन में 2 से 3 घंटे, कम से कम 2 से 3 घंटे दो। देखो जब मैं आपसे ये कह रही हूँ कि मैं सबसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि आप 12 घंटे पढ़े, 8 घंटे पढ़े, 10 घंटे पढ़े, लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं है कि आप दिन में 2 ही घंटे पढ़े और आप एक्सपेक्ट करें कि एग्जाम क्लियर हो जाएगा, या आप दिन में 1 ही घंटा पढ़े और आप सोचे कि एग्जाम क्लियर हो जाएगा। नहीं, हर एग्जाम की एक अपने आप में जरूरत होती है। ठीक है, उस एग्जाम की उतनी जरूरत तो हमें पूर्ति करनी ही पड़ेगी। एक बेयर मिनिमम होता है ना हर चीज को चलाने के लिए, तो वो बेयर मिनिमम तो आपको करना पड़ेगा। तो वो बेयर मिनिमम अगर आप बहुत सारी जगहों पर एंगेज है तो कम से कम 2 से 3 घंटे आपको अपनी लॉ की पढ़ाई के लिए देने, सिर्फ लॉ। फिर रही बात आपकी जीके की, तो जीके जीएस में आपको ध्यान देना है अलग अलग एंगल से। पहला है आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स दिन में 30 से 45 मिनट। आप अखबार पढ़ने के आदी हैं तो आप अखबार पढ़िए, आप अखबार पढ़ने के आदी नहीं है तो आपको कई सारे चैनल्स मिल जाएंगे जहां पर, या वीडियोस मिल जाएंगे जहां पर डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस होता है, आप उस डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस को देखिए। इसके अलावा एज ए सेड मैगजीन्स आती है, एनुअल मैगजीन आती है, मंथली मैगजीन आती है, जिनमें करंट अफेयर्स का जिक्र रहता है, करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन रहता है। आप उन मैगजीन्स को उठा लीजिए, उनसे अपना करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, लेकिन 30 से 40 मिनट ये रोज होना चाहिए। क्योंकि आप एक सडन डे उठ करके नहीं डिसाइड कर सकते कि आज मैं सारे करंट अफेयर्स पढ़ डालूंगा। आप पढ़ तो शायद लोगे लेकिन आप याद नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद में स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके 30 मिनट्स ऑन अ डेली बेसिस। अच्छा, जब मैं स्टैटिक जीके की बात कर रही हूँ तो मैं बात कर रही हूँ इंडियन जीके की, और आपका थोड़ा बहुत इंटरनेशनल अगर पूछा जाए तो वहां पे कि आपने इंडिया के बारे में चीजें पढ़ ली। ठीक है, आपने इंडियन स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ लिया, इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ लिया, इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ लिया, इंडियन पॉलिटी के बारे में पढ़ लिया। अब बात करते हैं एमपी की, क्योंकि एग्जाम मध्य प्रदेश का है, एमपीपीएससी आपका पेपर बना रहा है, एमपी जीके कूट कूट के भरा जाएगा, और ऐसे डिफिकल्ट सवाल कई बार बनते हैं कि दिमाग के ऊपर से चले जाते हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि एमपी जीके को इन एंड आउट अच्छे से पढ़ा जाए। डिवाइड कर लीजिए टॉपिक्स को, कि ज्योग्राफी हो गया, एमपी की स्कीम्स हो गई है ना, एमपी की ज्योग्राफी, एमपी की स्कीम्स, एमपी के माउंटेन्स, रिवर्स, एमपी के लोक नृत्य क्या है, एमपी के डांस फॉर्म्स, यानी लोक नृत्य माने डांस फॉर्म, म्यूजिक क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, इंडियन इंडिपेंडेंस से संबंधित कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है क्या मध्य प्रदेश के बारे में जो आपको जानने चाहिए, कोई जगह है जो आपको पता होनी चाहिए, कोई लोग हैं जो आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा आपके टेक्सटाइल में क्या कंट्रीब्यूशन है एमपी का, क्योंकि अच्छा टेक्सटाइल है यहाँ का, तो उससे संबंधित भी सवाल पूछे जाते हैं, चीजें पूछी जाती है। आर्ट फॉर्म्स क्या है ना, आर्टिस्टिकली ड्राइंग, पेंटिंग क्या चलता है क्या नहीं चलता है। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स। सेक्शन डिवाइड कर लो, आपको सिलेबस से बहुत हेल्प मिल जाएगी। जब सिलेबस आएगा, या पुराना सिलेबस भी अगर आप देखोगे पीएससी का, तो उसमें आपको मिल जाएंगे टॉपिक्स। आप उस तरीके से टॉपिक्स बांटो और उनको डेली बेसिस पे पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब एक आखिरी बात जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जो अक्सर लोग जानते हैं पर मिस कर देते हैं, ये अपने आप में एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। ये सीक्रेट इसलिए नहीं है कि लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, सीक्रेट इसलिए है क्योंकि इसको बेचारा भूल जाता है सब कोई। रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमने सब कुछ पढ़ा लेकिन तुमने रिवाइज नहीं किया तो तुम्हें कुछ याद नहीं आने वाला। तुम लकी हुए तो तुम्हें शायद याद आ जाएगा, वरना तुम्हें याद नहीं आएगा, और तुम फिर एक क्वेश्चन गलत, 2 क्वेश्चन गलत, 5 क्वेश्चन गलत, कॉन्फिडेंस गया। तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रिवाइज थिंग्स। रिवीजन करो। रिवीजन करने के लिए मैं हमेशा कहती हूँ आपसे कि एक रिवीजन आपका डेली बेसिस पे होना चाहिए, कि सुबह से शाम तक क्या पढ़ा है उसको या तो उस दिन रात को सोने से पहले रिवाइज कर लो, या अगले दिन सुबह उठ के रिवाइज कर लो। उसके बाद में एक रिवीजन आपका वीकली बेसिस पे होना चाहिए, हफ्ते के हफ्ते वीकेंड पे बैठो, क्या पढ़ा पूरे हफ्ते में उसको पूरा रिवाइज करके रख लो। फिर एक रिवीजन होना चाहिए टॉपिक वाइज। जैसे ही एक टॉपिक खत्म हो चुका है, यानी कि मान लीजिए कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन पूरा खत्म कर लिया, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बैठ करके अपना उस दिन खत्म, पूरा टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन खत्म होने के बाद में एक दिन दीजिए और उसको पूरा अच्छे से इन एंड आउट रिवाइज कर लीजिए। अब देखो, जब भी तुम रिवाइज करने बैठते हो ना, तो उसका मतलब है कि इंडेक्स देखो, रिवाइज करते जाओ। प्रोविजंस को इन एंड आउट पूरा पूरा पढ़ना रिवीजन नहीं होता है, नोट्स को पूरा पूरा पढ़ना रिवीजन नहीं होता, सिर्फ विजिट किया ऊपर ऊपर से टॉपिक टॉपिक कि हाँ भाई हमें याद है, ये चीजें हमें याद है इसके अंदर, बस हेडिंग हेडिंग पढ़ा, आगे बढ़े। इंडेक्स बेस्ड रिवीजन क्या होता है इसके ऊपर भी अगर आप कहोगे तो मैं एक सेशन ले लूंगी। सो अगर आप चाहते हो तो कॉमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा।
नाउ अदर देन दैट व्हेन वी से कि आपने रिवीजन कर लिया, रिवीजन का एक और बहुत इंपॉर्टेंट की एस्पेक्ट है, वो है आपका प्रैक्टिस। ठीक है, डू नॉट फॉरगेट टू प्रैक्टिस, बिकॉज देखिए आपने जब आप रिवाइज करते हो ना बैठ करके, तो इट्स वेरी इजी कि हाँ ये तो मुझे याद है। दिक्कत कहाँ आती है, जब क्वेश्चन लगाते हो, जब क्वेश्चन सॉल्व किया तब पता चलता है एक्चुअल कंफ्यूजन। फॉर एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि एक बिल को पास करने के, एक संविधान संविधान के अंतर्गत संशोधन करने के लिए एक बिल को पास करना है, उस बिल को पास करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता है। ठीक है, ऑप्शन दे दिए गए, 2/3 मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेजोरिटी, एक दे दिया गया ऑप्शन 2/3 मेजोरिटी एंड मेजोरिटी ऑफ दी मेजोरिटी ऑफ ईच हाउस, दूसरा कह देगा 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, एक दे दिया टोटल मेजोरिटी ऑफ सॉरी मेजोरिटी ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, सॉरी मेजोरिटी ऑफ टू प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स एंड 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। अब ना यहाँ कंफ्यूजन आ गया, क्योंकि आपने जब बेरैक में मार्क किया था तो आपने 2/3 मार्क किया था और मेजोरिटी या हाफ मार्क किया था, लेकिन ये तो देखा ही नहीं कि प्रेजेंट एंड वोटिंग है या टोटल स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन कॉज करता है। ये कंफ्यूजन कब क्लियर होता है, जब हम ऑप्शंस देखते हैं ना, फिर हमें ऑप्शंस दिखते हैं अलग अलग कंफ्यूज करने वाले, फिर हमें समझ में आता है कि अरे अभी हमारा रिवीजन सही नहीं हुआ, या अभी हमने जो पढ़ा है उसको उतना इन डेप्थ नहीं पढ़ा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, यू विल अंडरस्टैंड सो मेनी थिंग्स व्हाइल यू आर प्रैक्टिसिंग। एक तो टाइम मैनेजमेंट, दूसरा किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, तीसरा कौन सी बातें जो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, चौथा जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो तो उनको सीरियसली प्रैक्टिस अगर करते हो आप, तो आपको वो एग्जाम हॉल वाला या एग्जाम वाला ही एक तरीके से आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर और सारी चीजें फील होती है एंड आप बिल्कुल वैसा ही परफॉर्म कर पाते हो जैसा आप एग्जाम में करते हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा ना आपको ट्रेन करने में हेल्प कर देता है प्रैक्टिसिंग, देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस रिवीजन के साथ करो, लेकिन इसको है ना, रिवीजन के साथ इसको करना बहुत जरूरी है। ये मत करो कि मैं आखिरी के हफ्ते में प्रैक्टिस करूंगा, नहीं, रिवीजन के साथ साथ करो। आखिरी के हफ्ते में भले ही चाहे वापस से कर लेना, बट रिवीजन के साथ साथ भी प्रैक्टिस करते हुए चलना इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो इसी के साथ में हम ये सेशन यहाँ पर खत्म करते हैं। इसके अलावा जो भी चीजें हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं या जिन चीजों के बारे में आप स्पेसिफिक सेशन हमसे चाहते हैं, आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में हमको मेंशन कर सकते हैं। बाय गाइज, मेक योर डे ग्रेट एंड बेस्ट ऑफ लक। अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिएगा।